अर्शी के जाने के बाद घर में पसरी शांति एक तरह की अस्वाभाविक शांति थी। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। घर के कामकाज पहले की तरह चल रहे थे। सदस्य अपने अपने जीवन में व्यस्त थे और जनक व अनिरुद्ध एक नए जीवन की शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन इस खामोशी के भीतर जो कुछ दबा हुआ था वह बेहद भारी था। अतीत की यादें, अधूरे सवाल और सबसे ज्यादा उस अजीब सी आशंका की परछाई जो किसी भी समय फिर से उमड़ आने को तैयार थी। अनिरुद्ध अक्सर छत पर अकेला खड़ा हो जाता था। वो दूर दूर तक फैले आसमान को देखता, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। उसके मन में यह स्वीकार करना आसान नहीं था कि एक दौर ऐसा भी था जब उसने अर्शी को पूरे दिल से चाहा था। और अब अर्शी का जाना उसके लिए कोई व्यक्तिगत हार नहीं रहा था, बल्कि एक तरह से राहत थी। लेकिन यही राहत उसे कभी कभी कचोट भी जाती थी, क्योंकि उसमें एक इंसान के टूटने की आह भी छिपी थी। अर्शी ने जो किया वह अपनी जगह सही या गलत थी, लेकिन उसने जो खोया वह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था। वह एक पूरा जीवन था, एक संभावना थी, एक वह रास्ता जो अब कभी नहीं चलेगा। जनक, जो हमेशा सबकी चिंता करती थी, अब खुद को अनिरुद्ध के साथ एक नए संबंध में देख रही थी। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। एक पुरुष जो हाल ही में तलाक से गुजरा है, जिसकी पूर्व पत्नी अब भी उसकी जिंदगी के आसपास मंडरा रही है और जो खुद भी कई भावनाओं से उलझा हुआ है, उसके साथ एक रिश्ता बनाना कोई फिल्मी कहानी जैसा आसान नहीं होता। लेकिन जनक में धैर्य था, सहनशीलता थी और सबसे बढ़कर वह एक सच्चा दिल लेकर आई थी। उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था, लेकिन जब अनिरुद्ध के करीब आई तो उसमें खुद ब खुद एक गहराई पनपने लगी थी, जो किसी भी मजबूरी से अलग थी। सिद्धार्थ के साथ अर्शी की जिंदगी एक बंद कमरे जैसी हो चुकी थी, जहां खिड़कियां थीं लेकिन उनमें से कोई रोशनी नहीं आती थी। सिद्धार्थ बाहर से भले ही एक सफल, प्रभावशाली और आत्मविश्वासी व्यक्ति था, लेकिन अंदर से वह अब एक असुरक्षित, जिद्दी और ईर्ष्यालु पुरुष में बदल रहा था। अर्शी के व्यवहार में धीरे धीरे आए बदलावों ने उसे अंदर से जलाकर राख कर दिया था। वह जानता था कि अर्शी अब भी अनिरुद्ध को सोचती है और यही बात उसे पागलपन की ओर ढकेल रही थी। उसकी नजरें अब सिर्फ बदले पर टिक गई थीं। प्यार कहीं गुम हो चुका था। अब जो बचा था वह था अधिकार, क्रोध और जिद। सिद्धार्थ दिन रात इसी बात में लगा रहता कि कैसे जनक और अनिरुद्ध को अलग किया जाए। वह अपने संपर्कों का इस्तेमाल करता, पुराने दुश्मनों को जोड़ता और धीरे धीरे एक बड़ा नेटवर्क बनाता जो जनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में जहर घोल सके। अर्शी को उसने इस योजना में शामिल नहीं किया था, लेकिन अर्शी सब कुछ जानती थी। वह समझ रही थी कि सिद्धार्थ क्या कर रहा है, पर अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसका सामना कर सके। वह हर रात तके में मुंह छिपाकर रोती थी, खुद को कोसती थी, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाती थी जैसे सब ठीक है। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। सिद्धार्थ से दूर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पास अब लौटने की कोई जगह नहीं बची थी। और अनिरुद्ध, जिसे उसने छोड़ा था, अब किसी और के साथ था। अनिरुद्ध और जनक, जो अपनी जिंदगी को सामान्य करने की कोशिश में थे, अचानक हर ओर से संकटों में घिरने लगते हैं। ऑफिस में अनचाही शिकायतें, मीडिया में अफवाहें, उनके रिश्ते को लेकर उठते सवाल और समाज की तानेबाज नजरें, यह सब एक के बाद एक टूटने लगता है। पहले जनक के क्लाइंट्स धीरे धीरे प्रोजेक्ट से हटने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। फिर अनिरुद्ध को कंपनी के एचआर से नोटिस मिलता है कि उसके खिलाफ कुछ अनुशासनहीनता की शिकायतें आई हैं। दोनों को ही लगता है कि यह कोई बाहरी साजिश है, लेकिन किसी के पास इसका कोई प्रमाण नहीं होता। छोटन, जो हमेशा गपशपों और खबरों में सबसे आगे रहता है, एक दिन अचानक एक छोटी सी सूचना लेकर आता है। सिद्धार्थ को कुछ अनजाने लोगों के साथ एक संदिग्ध मीटिंग में देखा गया है। वह यह बात अनिरुद्ध को बताता है, लेकिन अनिरुद्ध पहले इसे सिर्फ इत्तेफाक मानता है। धीरे धीरे लेकिन पक्का यकीन होने लगता है कि यह सब उसी की चाल है। इसी बीच जनक की तबीयत बिगड़ने लगती है। तनाव और मानसिक थकावट उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही होती है। वो मुस्कुराती है, लेकिन अब उसकी आंखों में थकान दिखाई देने लगती है। अनिरुद्ध हर तरह से उसका साथ देने की कोशिश करता है,
लेकिन हालात इतने उलझ चुके होते हैं कि एक पल के लिए उसे भी लगने लगता है कि क्या वो फिर किसी रिश्ते को नहीं निभा पाएगा। इन सब के बीच एक रात अर्शी खुद को रोक नहीं पाती और जनक को फोन कर देती है। बहुत देर तक वह कुछ नहीं कहती। जनक बार बार पूछती है, हेलो, कौन बोल रहा है? और तब एक टूटी हुई आवाज आती है, मैं अर्शी बोल रही हूँ। माफ कर देना जनक, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जनक स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। फोन कट जाता है। अर्शी के उस एक कॉल से जनक को समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उनके खिलाफ हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ सिद्धार्थ नहीं, अर्शी भी है, भले ही वह चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रही हो। अब कहानी उस जगह आ पहुंची है जहां हर किरदार एक बिंदु पर आकर ठहर गया है। कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा, कोई पीछे नहीं लौट पा रहा। सिद्धार्थ अपनी चालों में उलझता जा रहा है। अर्शी अपने अपराध बोध और जलन के बीच झूल रही है। अनिरुद्ध और जनक अपने रिश्ते की नींव को बार बार गिरते हुए बचा रहे हैं। लेकिन यह चुप्पी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। बहुत जल्द कोई एक फैसला होगा, कोई एक मोड़ आएगा जो इस कहानी को फिर से पूरी तरह बदल देगा। और जब वह मोड़ आएगा तब नजरें नहीं, हिम्मत चाहिए होगी। क्योंकि अब बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, अब बात आत्मा के बचाव की है। कहानी अब भी वह